नमस्कार, मैं राजेश रवि। आज हमारे साथ हैं हनुमंत राय जी। नमस्कार। हनुमंत राय जी लोगों को बचत करने और भविष्य बनाने की सलाह देते हैं और पिछले 33 साल से इस काम को कर रहे हैं। इन्होंने अनेक डिग्रियां इसी क्षेत्र में हासिल की है, क्योंकि समय समय पर भले ही हमें परिवार में कभी आवश्यकता पड़े पैसे की, इमरजेंसी में पड़े या प्लान में पड़े, या फिर प्राइवेट सर्विस वालों को खासकर जब वो रिटायर होते हैं, बिजनेसमैन, प्राइवेट नौकरी वाले, वो बहुत परेशानी में आ जाते हैं कि आखिर फ्यूचर क्या होगा। सरकारी नौकरी में एक पेंशन का सिस्टम है, पर प्राइवेट में वो लगभग ना के बराबर है। तो आखिर आदमी को कब से एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, कब वो बचत शुरू करे, इन सारे सवालों पर आज मिशन सच नेटवर्क हनुमंत जी से बात करेंगे। तो हनुमंत जी, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आदमी को बचत करना ज़रूरी है? पैसे वाला आदमी बचत करे या हर एक को ही बचत करनी चाहिए? सवाल बहुत रोचक और रुचिकर है रवि जी। ऐसा कहा जाता रहा है प्राचीन समय से कि आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे जमाना बदला तो इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं में एक चौथी मूलभूत आवश्यकता और जुड़ गई, जो कि बचत है। तो आज के समय में व्यक्ति की 4 आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा, मकान और बचत। इसी से जुड़ी हुई बात जो आपने साथ के साथ कही, उसका उत्तर भी यहीं दिए देता हूं कि क्या बचत सिर्फ ज्यादा कमाने वाले या ज्यादा पैसे वाले लोगों को करनी चाहिए या करते हैं, बिल्कुल। या एक सामान्य वर्ग के आदमी को भी बचत की जरूरत है या वो करता है या नहीं। देखिए, बचत की आवश्यकता की जहां तक बात है, तो वो ये कि बचत की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज निश्चित है, और वो है अनिश्चितता। और उस अनिश्चितता का कोई भी उपाय यदि कोई है तो वो बचत है। तो ये तो अकाट्य सत्य है कि बचत की आवश्यकता सभी को है। अनिश्चितता से आपका क्या अर्थ है, एक बार? अनिश्चितता से अर्थ ये कि कल का तो छोड़िए, पल का पता नहीं। बिल्कुल। आज हम सोचते हैं कि ये करेंगे, वो खरीदेंगे, ये बनाएंगे, वो बेचेंगे। पल में क्या परिवर्तन आएगा ये पता नहीं होता। बिल्कुल। अचानक से कोई आवश्यकता खड़ी हो जाती है। कुछ प्लान्ड चीजें होती हैं, कुछ अनप्लान्ड चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो ये होती है अनिश्चितता। तो जैसे ये बचत की बात आप कर रहे हैं, तो बचत शुरू कब करनी चाहिए? जैसे मान लो मेरी नौकरी लगी, उस समय से बचत शुरू करूं, या फिर पहले से ही कर लूं? मैं अपने बच्चे के बहुत सारे लोग जन्म से ही उसके नाम कुछ करवा देते हैं, या फिर मैं इंतजार करूं कि शादी होगी, फिर खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, तब कुछ सोचूंगा? तो ये बचत का टाइम कौन सा है, कब शुरू करें बचत आखिर? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जी। ये सिद्धांत बचत पर भी लागू होता है। एक उदाहरण से आपको बताए देता हूं। बिल्कुल। मेरे एक इन्वेस्टर हैं जिनका बचत का, सेविंग का, निवेश का काम मैं बहुत बरसों से करता आ रहा। अब दूसरी पीढ़ी आ गई। उनके 2 बेटे हैं। एक की उम्र है 29 साल और दूसरे की उम्र है 23 साल, यानी 6 वर्ष का गैप है। उन्होंने कुछ दिन पूर्व मुझसे सलाह मांगी कि मैं ऐसी बचत करवाना चाहता हूं बच्चों के लिए कि ये जब 60 वर्ष के हों तब से इनके लिए एक पेंशन का इंतजाम हो जाए उसकी हुई बचत से। प्राइवेट क्षेत्र में वो दोनों बच्चे नौकरी करते हैं, इंजीनियर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो ऐसा इंतजाम कर दीजिए, जब ये दोनों 60 साल के हों तो दोनों को 4-4 लाख रुपए महीना मिलना शुरू हो जाए। अच्छा। तो अच्छा अमाउंट लगता है। मैंने कहा हो जाएगा। तो बोले मुझे वो राशि बता दें जो हर महीने ये दें, तो 60 वर्ष की उम्र में 4 लाख पर मंथ मिल जाए। अब आप सुनिएगा, बड़ा रोचक तथ्य है। जो बड़ा वाला बच्चा है जिसकी उम्र 29 साल है, यानी जिसके पास 31 वर्ष का समय है बचत करने का, उसको 17,500 रुपए देने हैं पर मंथ मात्र।
अच्छा, 4 लाख रुपए पर मंथ लेने के लिए 17.5 देने से 4 लाख पेंशन मिल जाएगी। जी हाँ। ज्यादा रोचक बात अब आ रही है, जो उसका छोटा भाई है जिसकी उम्र 23 साल है, उसके पास ये अवधि 6 साल ज्यादा हो गई, 31 की बजाय 37 हो गई। हाँ। क्या आप सोच सकते हैं उसे कितना देना होगा? बड़ा भाई 17.5 दे तो 4 लाख मिलेंगे, छोटा भाई मात्र 9,500 दे तो ही 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब आप देखिए, दूसरी तरह से कहें तो यदि 6 वर्ष आपने डिले कर दिया तो अमाउंट बढ़ गया आपका, तो बहुत। अमाउंट पूरे जीवन भर पर 31 साल के लिए बढ़ गया, और वो डबल हर मंथ देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि की ताकत। तो ये आज भी लागू है ये वाली? ये हमेशा लागू रही थी, हमेशा। हाँ, तो किसकी स्कीम है ये, कौन सी? देखिए, ये किस तरह की है ये, एक बार हैं, बताओ, हमारे साथ भी साथी रहते हैं उनको। अलग अलग योजनाएं हैं। वो सारी योजनाएं अलग अलग गोल्स की तरफ लक्षित होती हैं। आपने जो बातों बातों में बात छेड़ दी, वो गोल, उसको हम बोलते हैं पेंशन का गोल। तो ये वो गोल है। इस तरह के अलग अलग गोल भी हो सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आज के समय में 18 वर्ष के होते हैं, 12वीं में जाते हैं, तो उनके लिए हायर एजुकेशन का गोल होता है। बिल्कुल, वो एक बहुत प्रासंगिक चीज है। यदि नहीं की बचत तो 18 साल पर हालत हो जाएगी मुश्किल। फिर आदमी को लोन लेना पड़ता है, जिसके बाद बचत नहीं होती, जो आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। बिल्कुल। यदि बचत नहीं की तो क्या करेगा? लोन लेगा, ऋण के बाहर से दबेगा, और लोन में कई गुना पैसा जाता है, फिर वापस ब्याज का मीटर घूमता है। तो अब क्यों ना पहले प्लानिंग कर लें उसकी। तो दूसरा गोल हो गया बच्चों की एजुकेशन। तीसरा गोल हो सकता है बच्चों की मैरिज को लेकर, खासकर अब इस तरह तो खैर यूं तो कहते हैं लड़के लड़की की शादी बराबर होता है, पर ये माना जाता था कि लड़की की शादी के लिए प्लानिंग करता है आदमी, लड़के के लिए नहीं करता है। तो लड़की की शादी का प्लान करना है तो आपका मानना है शुरू से कर ले, जितना जल्दी करेगा तो अच्छा कल करे सो आज कर। तो अभी जैसे आपने कंपाउंडिंग शब्द का यूज किया कि भाई कंपाउंडिंग, तो वो एक बार हमारे रीडर को समझाओ कि ये कंपाउंडिंग क्या चीज है, किस तरह का? कंपाउंडिंग वो जादू है जो 1 और 1 को 2 नहीं करता, वो 1 और 1 को 11 तक ले जाता है। ये होता है कंपाउंडिंग। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है, उसने 100 रुपए जमा किए और सामान्य रिटर्न उसको मिल रहा है 10% साल का। ठीक है, तो सामान्य रिटर्न तो कहलाएगा 10%, सामान्य 10 रुपए। बिल्कुल ठीक। अब इसी को यदि वो कंपाउंड करता है तो जादू कैसे चलता है? पहले वर्ष का ब्याज तो उसको 100 रुपए पर 10% मिला, दूसरे वर्ष का ब्याज उसको 110 रुपए पर 10% मिला, तीसरे साल पर 110 प्लस 10 प्लस 10% जुड़ता जाएगा लगातार, वो कंपाउंडिंग है। और इंटरेस्ट मूल में जुड़ जाएगा। वो इंटरेस्ट मूल में जुड़कर अधिक ब्याज का कारण बन जाता है। वो इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट पर जब इंटरेस्ट मिलता है तो वो कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। तो बचत पे अपन लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे कुछ लोग बचत और यूँ कहें कि पैसा बढ़ाने के लिए भी बचत करते हैं। मतलब एक तो बचत होती है कि मैं सिक्योरिटी मेरी भविष्य में 60 साल बाद की बेटी की शादी की, एक होता है कि मेरे 1000 के 2000 हों। तो अभी क्या है, लोग जैसे सोने में और प्रॉपर्टी में ये कहते हैं बहुत पैसा है बहुत, तो आदमी पैसा आता है प्लॉट खरीदता है। तो जो आप लोगों को सलाह देते हैं उसमें सोना, प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ें क्या क्या हैं, किस किस में निवेश करें? और वो जैसे ऐसा कहते हैं कि जो म्यूचुअल फंड शेयर्स हैं इनमें तो बहुत फंस जाता है आदमी, कोई कहता है कि इसमें एक बार पैसा डाल दिया तो 5 साल से पहले निकल ही नहीं सकता। तो ये क्या चीज़ है, एक बार आप दोनों तीनों चीज़ों को क्लियर करें कि भाई जैसे पहले जैसे सोने में निवेश कर रहा है आदमी कोई, तो वहाँ कितना क्या करना चाहिए, इनका एक कंपेरिजन भी कर सकते हैं जी। ये जो प्रश्न है रवि जी, इस प्रश्न को 7 जवाबों में बांटा जाता है। जो 7 विकल्प आज की तारीख में व्यक्ति के पास निवेश या बचत के। पहली बात तो क्या हो गई कि पुराने समय में बचत, निवेश और रिटर्न एक ही चीज मानी जाती थी।
आज बचत तो पीछे रह गई, अपन बात निवेश की निवेश करने हो गया। लगे, निवेश। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की बात करने बिल्कुल लगे। वही होती है। तो पुराने जमाने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो सिर्फ बचत प्रदान किया करते थे। आज के इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह से हर क्षेत्र में क्रांति आई, चाहे बिल्कुल टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे बैंकिंग हो, बिल्कुल। जो वित्तीय सेवाओं का क्षेत्र है उसमें भी क्रांति आई पिछले 10-12 वर्षों में। और नए जमाने की वित्तीय उत्पाद आ गए, प्रोडक्ट्स आ गई जो आज चलती हैं। तो आपके वापस वही प्रश्न पर आता हूं कि क्या क्या विकल्प हैं हमारे हाँ पास। बिल्कुल। तो सबसे पहला विकल्प है नकद, कैश रखें। दूसरा, मैं अभी इनके प्लस माइनस में नहीं जा हाँ, रहा हूँ, नहीं, सिर्फ ठीक है। लिस्ट कर रहा हूँ। बचत हो सकती है, नगद रख के अपने पास कैश रख सकते हैं। दूसरा, बचत का सबसे ज्यादा प्रचलन में जो चलने वाली चीज है वो बैंक में डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट। बिल्कुल। दो तरह की होती है, सेविंग बैंक में डिपॉजिट होती है और एफडी होती है, जिसको टीडीबी बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट। तो कैश, बैंक। तीसरा जरिया है हमारे पास पीपीएफ। चौथा जरिया है लाइफ इंश्योरेंस। पांचवा जरिया है गोल्ड। छठा जरिया है रियल एस्टेट। और सातवां जरिया है नए जमाने की वित्तीय प्रोडक्ट्स। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप इन 7 के अलावा 8वीं जगह पर पैसा नहीं रख सकते। ये मैं इस प्रश्न के उत्तर में आपसे कहूँगा। तो जो 7वें तरह का नए जमाने वाली चीज़ है जी, उसमें जो मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे जो अपन शायद म्यूचुअल फंड और शेयर इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है क्या कि हमने पैसा आज डाल दिया तो निकाल ही नहीं सकते, उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है? कुछ भ्रांतियां हैं जिसमें से एक वही भ्रांति ये भी। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी ज्यादा भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति है वो ये कि वो जो शब्द आपने काम में लिया कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया। वास्तव में म्यूचुअल फंड कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। आज यदि मैं बीमार होता हूं और आप मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो मैंने दवाई ले ली है। यदि डॉक्टर होगा तो पूछेगा कि बीमारी क्या है और दवा कौन सी ली है, भाई ये तो पता लगे। बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड कहना वैसे ही है जैसा दवाई लेना है। अच्छा। बहुत सारी श्रेणियां हैं, उसके अंदर कैटेगरीज बोलते हैं उसको। और वहीं एक भरोसेमंद, जानकार, सहयोगी और साथी की आवश्यकता होती। जैसे कि डॉक्टर का रोल होता है कि क्या सिम्टम्स हैं मरीज के, उन्हें पूछता है, जानता है, उसके अनुकूल प्रोडक्ट लिखता है, दवा लिखता है। बिल्कुल। उस दवा का क्या साइड इफेक्ट कौन सी उम्र पर हो जाएगा ये उस डॉक्टर को पता होता है। जो एंटीबायोटिक 35 साल वाले को देता है वो 65 वाले को नहीं देता। ठीक बात है। ऐसी ही भ्रांतियां म्यूचुअल फंड को लेकर हैं। अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आज की तारीख में कोई 250 प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप कंबाइंड तौर पर कह देते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अच्छा। दूसरी बात ये कि ये बात सही भी है और गलत भी है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लॉक हो जाता है क्या। तो हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें कुछ कैटेगरीज में लॉक हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो इस पर निर्भर करेगा कि हमने क्या लिया या हमें क्या दिया गया। हाँ, मतलब इसमें जैसे जो लॉक वाला टाइम है और जो कम समय या ज़्यादा समय, इसमें इंटरेस्ट में जो उसको रिटर्न मिलने वाला है उसमें काफ़ी डिफरेंस हो। जी हाँ, मान लो आज मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे 5 साल तक कोई ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, तो मुझे उस 5 लाख का क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, जब भी मुझसे कोई भी निवेशक ये पूछता है कि मेरे पास एक्स अमाउंट है, ये मैं निवेश करना चाहता हूँ, बिल्कुल, तो मेरा 2 ही मुद्दों पर उसका जवाब निर्भर करता है। पहले तो ये कि उस निवेशक की उम्र क्या है, और दूसरा उस निवेशक का टाइम होराइजन क्या है। बिल्कुल। जैसा आपने साथ के साथ बताया कि 5 लाख रुपए और 5 साल का मेरे पास समय है, तो मेरे पास बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको मैं आपके लिए लिख सकता हूँ। आपके, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं रिस्क एपिटाइट, या जो उतार चढ़ाव लेने की मानसिकता है, उसको उम्र के साथ उसमें परिवर्तन भी आता है, उसके अनुकूल मैं प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ। प्रोडक्ट का जो रिटर्न होता है वो वेरी करता है 7% से लेकर 15, 17, 18% तक। अच्छा। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए
अनुकूल है, रिटर्न उसी कैटेगरी पर आधारित होगा। अब देख रहे हैं अपन जैसे कि पिछले कुछ समय से इन चीज़ों पे हालांकि बहुत लोग गए, पर अभी भी मीडियम क्लास और उससे नीचे का आदमी कहता है कि अरे वहाँ तो फंस जाएंगे। तो ये फंसना होता है क्या वास्तव में, क्या है मतलब रिस्क? ऐसा भी हुआ है कि कभी कोई ऐसा उदाहरण भी है कि किसी ने 10-20 लाख रुपए लगाए और वो 2 लाख रह गए हों? अगर आपने गलत जगह पर पैसा लगाया तो ऐसा भी हुआ है कि 2 लाख भी नहीं मिले, पूरे 10 के 10 गायब हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसी संस्थाएं हैं जो कि कुछ महीने या कुछ वर्षों में कई गुना देने का दावा करके, जिसको दावा ना समझे झांसा समझे, अच्छा। आई और चली गई। हाँ, अब ये तो देखिए आपके ऊपर है कि आपका चुनाव कैसा है। तो इसके लिए पहले सलाह लेनी चाहिए किसी से? आवश्यक है। दवाई 2 तरह से ली जा सकती है। बीमारी हुई तो नेट पे सर्च करके, जिसको आज के युवा कहने लग गए हैं मेरे पास आके कि हमने रिसर्च की है। हाँ। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपने रिसर्च नहीं की, आप गूगल करके आ रहे हैं मेरे पास। मैंने कहा रिसर्च का काम तो मेरा है, आप क्यों रिसर्च में आ रहे हैं? तो ये निर्भर करता है कि आपने यदि सेल्फ मेडिकेशन लिया है तो साइड इफेक्ट तो हो ही सकते हैं। और ये जो बैंक में एफडी करा देते हैं कि हाँ, बिल्कुल सो जाते हैं, ये बहुत बहुत बढ़िया, रोचक सवाल है। बहुत ये मैं बढ़िया चाह कि रहा बैंक था में एफडी करा दी, अब संतुष्ट है आदमी तो। ये मैं चाह रहा था सवाल है। अच्छा। देखिए, बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जो पैसा रखा जाता है वो 2 जरिए में रखा जाता है। एक तो सेविंग बैंक है जिसमें पैसा अपन आम लेन देन के लिए छोड़ देते हैं, रूटीन है। और दूसरा अपन फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के लिए नाम से जमा कराते हैं, जिसका अंतराल होता है 6 महीने, 12 महीने, 3 साल, 36 महीने आदि आदि। बिल्कुल। तो जहाँ तक सेविंग बैंक में पैसा रखने की बात है, वो हमारे को रिटर्न या ब्याज देता है 2 से 3% के बीच का। अलग अलग बैंकों की रेट अलग अलग। जहां तक टीडी या एफडी का सवाल है, आज की तारीख में वो लगभग 7% का रिटर्न हमको देती है। यदि आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो इन दोनों ही रेट्स में आपको जो आपकी टैक्स स्लैब है उसके अनुसार कर और देना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी अगर 7% भी मिला और आप 30% इनकम टैक्स देते हैं तो 7 का 30% यानी 2.1% आपका कट। आपको कितना मिला? 4.9%। बिल्कुल। इन्फ्लेशन की रेट क्या है? महंगाई किस दर से बढ़ रही है? 6 से 7%। बैंक में पैसा रखकर आप, विद ड्यू रिगार्ड टू द बैंकर्स, बैंक में पैसा रखकर आप पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं, आप पैसा घटा रहे हैं। तो बात ये आती है कि फिर लोग इतना पैसा बैंक में क्यों रखते हैं? आपका प्रश्न मैं ही किए दे रहा हूं। बिल्कुल। तो बैंक में जो पैसा रखते हैं वो लोग 3 कारणों से रखते हैं। पहला कारण उनका ये मानना है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, उनका ये मानना है कि बैंक में पैसा सबसे सुरक्षित है। बिल्कुल, ये तो है ही। दूसरा कारण उनका ये मानना है कि बैंक के अलावा और सबसे तरल कोई जगह नहीं है, मतलब जब चाहूंगा जब पैसा मिल जाएगा, वो जगह सिर्फ बैंक है। और इन दोनों के ऊपर जो तीसरा कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उनकी अज्ञानता है। अच्छा। तो ये 3 कारणों की वजह से बैंक में पैसा जा रहा है। ऐसे नए जमाने की प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी सेफ्टी देती हैं, ऐसी नई जमाने की प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी लिक्विडिटी देती हैं, यानी सिर्फ 1 दिन के अंतराल पर पैसा निकाला जा सकता है। अच्छा। और ऐसी नई जमाने की वित्तीय प्रोडक्ट्स हैं जो टैक्स का आधार जो अपने को एफडी में लगता है उससे बच के भी बचत और निवेश का मौका दे। मतलब वहां पर अगर आपकी बचत वो होती है तो टैक्स से बचा जा सकता है। ऐसी चीजें भी हैं ऑफिशियल, मतलब बिल्कुल एकदम। मेरे पास अनऑफिशियल तो कुछ कैमरे पर कहने के लिए है ही नहीं। जैसे होता है ना कि भाई वो इसको इधर एडजस्ट कर देंगे तो टैक्स बचेगा, सीधा एकदम सरकार के एक्ट के अनुसार, साफ सुथरा इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार। एक मैं कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि जैसे क्रिप्टो है, एक एक्सपीओ कोई नया चल रहा है, एक 3-4 तरह के अलग अलग चीज़ें आती हैं कि आप इसमें निवेश करो, इसको समझो और बहुत पैसा है, और डबल करो, ट्रिपल करो, और कहीं कहीं सुना ये भी है कि तुरंत रिजल्ट भी है, हर महीने 20% 30% मिलते हैं। तो ये सारा भी क्या है, इसको आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए क्या है कि एक नुस्खा होता है जिसको हम फाइनेंस की भाषा में कहते हैं गेट रिच क्विक। एक रात में अमीर बने। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास ऐसे समाधान नहीं है। हम और आप आज जो बात कर रहे हैं वो बचत, निवेश और रिटर्न की बात कर रहे हैं। जो गैम्बलिंग है उसके बहुत सारे जरिए, बिल्कुल। कुछ नाम आपने ले दिए, कुछ और भी है। तो उसमें तो या तो आर है या पार है। और मेरा जो रोल है, और मेरे ख्याल से आपका मेरे से बातचीत करने का जो तात्पर्य है वो भी काफी हद तक ये है कि एक निवेशक को, एक आम आदमी को सही, सुरक्षित और अच्छा निवेश का विकल्प दिया जाए, जहां उसको सुरक्षा भी मिले, रिटर्न भी मिले, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न भी मिले। बिल्कुल। वो भी बहुत जरूरी है कि 30% टैक्स ना देना पड़े। तो ऐसे रिटर्न के लिए अगर हम बात करते हैं तब तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको साझा की वो काम किए। और यदि जुए और गैम्बलिंग में जाना चाहते हैं तो रास्ते खुले हैं हमारे पास। रेस में भी लोग बाग पैसा लगाते हैं, घुड़दौड़ में लगाते हैं पैसा, बिल्कुल। क्रिकेट पे भी सट्टा लगता है। हाँ, तो ये सारी चीजें एक तरह सट्टे और जुए के उसमें ही मैं आती ये है। कहूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ। कम शब्दों में ज्यादा समझ ली जाए। अब जैसे ये सारी बचतों के अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई देखो, एक तो रिस्क होती है, आदमी मर जाए, कुछ हो जाए तो लोग कहते हैं बीमा करा लो, हाँ। तो अगर जी गए, जिंदे रहे 60 के बाद तो पैसा मिल जाएगा इकट्ठा होके, तो अपना आराम से जो बचत के लिए करना था वो हो गया, और मर गए तो घर वालों को मिल जाएगा। तो केवल बीमा से काम नहीं चल सकता क्या? बहुत आज के जमाने में बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छे प्रश्न है। मैंने बीच में बात कही थी कि पिछले 10-12 साल में हर क्षेत्र में परिवर्तन आया, रेवोल्यूशन आया, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भी रेवोल्यूशन आया। आज से 10-12 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते यही प्रश्न तो मैं कहता हाँ, बीमे में आपको बचत भी मिल जाएगी, सुरक्षा भी मिल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जैसे मैंने कहा, बचत, निवेश और रिटर्न अलग अलग चीज हो गई। अब बीमा सिर्फ बचत मतलब लोअर साइड ऑफ रिटर्न पर रह गया, पहली बात। और दूसरा बीमा रह गया रिस्क कवर के लिए, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बीमे का उद्देश्य बचत नहीं, सुरक्षा है। सुरक्षा का कोई सानी नहीं सिवाय बीमा के। तो बीमे में बचत ना ढूंढे, बीमे में सुरक्षा ढूंढे। तो जो नए निवेशक हैं और जो अभी भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए उनको? कोई सलाह लें या अखबार में पढ़ लें या गूगल कर लें, तो कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है और वो कहाँ जाएं? देखिए, नए निवेशक जो हैं वो ज़्यादातर नई पीढ़ी के निवेशक भी हैं, जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गई है पीढ़ी, जिसको मैं कहता हूँ टेक बेस्ड। देखिए, दो क्षेत्र ऐसे हैं, एक तो हेल्थ केयर और एक पर्सनल फाइनेंस। ये दो क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी टच यानी ह्यूमन टच को सब्स्टिट्यूट कभी नहीं कर सकती। आप सीधे किसी रोबो से जाकर सर्जरी नहीं कराएंगे, यू नीड ए फेस। बिल्कुल, आपको एक डॉक्टर चाहिए जो जिसमें आप ट्रस्ट और फेथ ढूंढते हैं। सही है। ठीक वही रोल एक फाइनेंशियल एडवाइजर का, फाइनेंशियल प्लानर का होता है। टेक्नोलॉजी आपको एक हद तक ज्ञान दे सकती है, आंकड़े दे सकती है, ज्ञान नहीं दे सकती। ज्ञान के लिए तो व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है, मैं यही बात कहूँ। तो आप जैसे लगातार 33 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अगले 10 साल में कितना बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि क्या संभावित है? क्या लगता है आपको, किस किस तरीके के बदलाव अभी और आएंगे इसमें? लोगों को बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत झटके लगेंगे, क्योंकि देश में आर्थिक स्थिति को लेके देश की स्थिति इस मार्केट पर भी आती है। तो अगला 10 साल आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर? मैं आपको 10 साल पहले का परिदृश्य बताऊं आज की तुलना में, और आगे के 10 साल का भी बताए दें। आज से 10 साल पहले तक किसी ने ये नए जमाने की वित्तीय प्रोडक्ट्स के बारे में सुना ही नहीं था।
बिल्कुल। आपने एक बात गौर की होगी इस पूरी परिचर्चा के दौरान, मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि अमुक प्रोडक्ट या अमुक कैटेगरी में इतना रिटर्न मिल जाएगा। वो मेरा अप्रोच, मेरी स्टाइल नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि व्यक्ति के लिए उपयुक्तता किस चीज की है। ये भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे वाली जो अप्रोच है वो नहीं चलेगी। मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी कमीज गंदी क्यों है, बिल्कुल। मेरे को रिटर्न कैसा चाहिए, पड़ोसी को कितना रिटर्न मिल रहा है इसको छोड़ दीजिए। सही है। वो आगे आने वाले समय में बदलाव दृष्टिकोण में होगा लोगों के, जो मैं पिछले 10 साल में देखता चला आ रहा हूँ। लोग समझने लगे हैं कि नए जमाने की वित्तीय प्रोडक्ट्स आ गई हैं और हमें उन्हें स्वीकारना होगा। कीपैड वाले सिंपल मोबाइल फोन्स आज आपने छोड़ दिए, हम सब स्मार्टफोन्स पर आ गए हैं। वही जमाना फाइनेंशियल सर्विसेज का। आगे लगातार बदलाव होते रहेंगे। जबरदस्त बदलाव होगा, जबरदस्त परिवर्तन होगा, कस्टमर के लिए फायदे का होगा, कस्टमर सेंट्रिक होगा, सर्विसेज इंप्रूव होंगी, रिटर्न्स इंप्रूव होंगे, नई प्रोडक्ट्स का आगमन होगा। तो ये थे हमारे साथ अनुबंध राय, जो बता रहे थे कि पिछला जो कुछ हुआ, जिस तरह से निवेश में परिवर्तन आया और अगले 10 साल में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जिस पूरी इस परिचर्चा का जो मुझे लगता है एक सार यह है कि अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। हो सकता है कि अपने मन से या कहीं किसी की सुनी सुनाई बातों से निवेश करना आपको नुकसान दे सकता है। धन्यवाद। मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रवि। शुक्रिया।